So first of all, we will be starting with the discussion of the test of 2016. तो पहला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है? The product of reaction of pure HBr with propene. तो प्रोपीन बच्चे हमारे पास क्या है? 3 membered alkene given है. इन का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. So this is your propene. अब प्रोपीन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? विद HBr. तो जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन दैट मींस डबल बॉन्डेड का ऐसे किसी के साथ होता है जिसपे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाते हैं. मार्कोनिकॉफ्स रूल. और जो मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट होगा वो किसके पास जाएगा? कार्बन, जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन. और बी आर माइनस किसके पास जाएगा? कार्बन, जिसके पास लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है. और हमेशा एडिशन अक्रॉस दी डबल बॉन्ड ही होती है. तो आंसर क्या आ जाएगा? CH3. साथ में यहाँ क्या आ जाएगा? इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास दो है, तो इसको क्या मिल जाएगा? Br, एंड दिस विल बी गेटिंग दी हाइड्रोजन. तो क्या आ जाएगा नाम इसका? दैट विल बी 2 ब्रोमो प्रोपेन. करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. अगला देखो सेकेंड. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? अब बच्चे जब भी मैं एल्कीन की बात करूं ना, एल्कीन के केस में हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज देयर. और जब हम किसकी बात करते हैं? कार्बोकटायन की बात करते हैं, तो टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन. तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन को देख के आंसर करना चाहूं तो कैसे आंसर होगा? और ये वाला क्वेश्चन ना काफी पेपर में रिपीटेड है, ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहले मेरे पास कौन दे रखा था? 2 मिथाइल प्रोपीन, सो दैट वाज मिथ एथ प्रोप. सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था. दिस इज डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया CH2. तो इस केस में अगर कार्बोकटायन बनना है, दो पॉसिबिलिटी थी, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा. पर चेक करो पॉजिटिव चार्ज किधर आने वाला? दैट विल बी कमिंग ओवर हियर, इधर आए. और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकटायन, क्योंकि इस कार्बन के 3 कार्बन पड़ोसी. तो टर्शरी कार्बोकटायन. उसके बाद दे रखा था प्रोपीन, दिस वाज योर फर्स्ट. सेकंड मेरे पास दे रखा था प्रोपीन, तो ये आ गया मिथ इथ प्रोप. अब इस केस में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी कार्बोकटायन को जनरेट करने के लिए, या तो यहाँ करूं या तो यहाँ करूं. इधर अगर करूंगी तो क्या मिलेगा? आई विल बी गेटिंग अ सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी मिल जाएगा इस केस. यस. उसके अलावा हमारे पास बच्चे कौन दे रखा था? इथीन. अगर मैं इथीन की बात करूं, इथीन इज दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ कार्बोकटायन हमेशा कैसे बनेगा? प्राइमरी ही बनेगा. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकटायन. उसके अलावा हमारे पास कौन देखा? प्रोपीनियोइक एसिड. अब जो हमारे पास प्रोपीनोइक एसिड जो है दे रखा, तो प्रोपीनोइक एसिड कैसा होगा? मिथ एथ प्रोप ओइक एसिड ना, तो COOH, और यहाँ आ जाएगा डबल. यस. अब देखो इधर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये वैसे ही सिस्टम रेजोनेंस हो सकती है, डबल सिंगल डबल. तो क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ को चला जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. तो कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो पाएगा ड्यू टू रेजोनेंस. तो हमारे पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो था हमारे पास बहुत जल्दी जो बनेगा दैट विल बी अ टर्शरी, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होता है दैट इज इजिली फॉर्म. तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड केस में? दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपीन में सबसे जल्दी, फिर प्रोपीन, देन इथीन एंड देन प्रोपीनोइक एसिड में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो. थर्ड देखो. इन साइक्लोपेंटेन रिएक्ट विद एक्सेस क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, हाउ मेनी? स्पेसिफिकली बोल दिया कि डाइक्लोरोपेंटेन्स देखने. वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन? अब देखो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ पेंटेन. अब पेंटेन सिमेट्रिक होता है, अगर इसको बीच से काटोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर इसको बीच से काटोगे तो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या होते हैं? दे आर इक्वल.
तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल रहा है। तो इसका मतलब इसी के दो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस। सेकंड क्या बनेगी, तुम क्या करो, इन दोनों पे क्लोरीन लगा दो, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन लगा दो। उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि तुम जो क्लोरीन है वो कहाँ लगाओ, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो। तो उस केस पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ देखो, फोर्थ के केस में बच्चे क्या है हमारे पास, डीएनए। तो डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कौन से होते हैं, तो एटीसीजी। ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। और जब मैं नाइट्रोजीनियस बेस की बात करूं, इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, दैट इज योर एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, guanine एंड यूरासिल, guanine एंड यूरासिल। अब एडेनिन और थायमीन के केस में जब मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए में क्या होता है, एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पर अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए में यूरासिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और उसकी जगह कौन एब्सेंट होता है, थायमीन इज एब्सेंट, थायमीन एब्सेंट हो जाता है। तो हमारे पास फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, फिफ्थ, सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली। तो सेल्यूलोज बच्चे हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। इससे क्या होता है, प्लांट की सेल वॉल इज कंपोज्ड। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज से क्या बना होता है, प्लांट की सेल वॉल इज कंपोज्ड। अब जब हम सेल्यूलोज की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ इसमें, दैट इज योर BCD। सेल्यूलोज स्टार्ट्स फ्रॉम सी, उससे पहले बी आता है फिर डी। अब बी क्या बोलते हैं, यहाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। पेपर में कंफ्यूजन यही होती है, आंसर अल्फा आएगा या बीटा। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। और डी मुझे क्या बताता है कि कौन प्रेजेंट होगा, डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइंट बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विल बी प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, द रीजन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो भाई डबल हेलिकल का मतलब क्या, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल इसका उल्टा प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर एक स्ट्रैंड 5' है, दूसरा 3' होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऊपर वाला अगर होगा दिस विल बी 3', ये 5'। तो हमेशा एक दूसरे से उल्टा चलता है। दूसरी चीज बच्चे, अब जो यहाँ दोनों स्ट्रैंड के बीच में है, जो इनको कॉइल्ड रखते हैं ना, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये कॉइल्ड रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस। तो बच्चे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, यहाँ हम लुइस बेस की बात कर रहे हैं। और लुइस बेस कौन होता है, जो हमारे पास इजिली अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर लुइस बेस। अब एनालीन की बात करूं, एलानीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ देखो लोन पेयर और आगे पाई सिस्टम दे रखा है, तो रेजोनेंस हो सकती है। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये अमीर है, अमीर गरीब को देगा, देखो ऐसे चलेगा। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, तो प्लस आर इफेक्ट है। और हमेशा बच्चे हमारे पास क्या है, अगर प्लस आर इफेक्ट है तो ये बाहर को तो दे ही नहीं पाएगा, अपने सिस्टम के साथ ही रेजोनेंस करने लग गया, तो ये इतना अच्छा बेस नहीं है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, पैरा नाइट्रो एनालीन। अब जब मैं पैरा नाइट्रो एनालीन की बात करूं, तो यहाँ भी बच्चे हमारे पास क्या होगा, पाई सिस्टम है, साथ में यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगी। तो बाहर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या नहीं होंगे, डोनेट हो ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड बेस।
अगर मैं बेंजाइल अमीन की बात करूं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेंजाइल ग्रुप बोलते किसको है। तो बेंजाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग के बाहर बच्चे क्या दिखे, CH2 और फिर NH2 इसको बोलते हैं बेंजाइल। अब पाई सिस्टम और ये लोन पेयर वाले के बीच में कबाब में हड्डी आ गया, तो इसका मतलब कभी भी हमारे पास क्या नहीं होगा, ये सिस्टम के साथ तो रेजोनेंस नहीं करेगा, ये बाहर को डोनेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमीन होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही है, और रेजोनेंस नहीं हो रही है तो लोन पेयर बाहर को डोनेट हो जाएंगे। ऑर्थोनाइट्रोएनालीन की बात करूं तो इस केस में भी बच्चे हमारे पास क्या होंगे, इन द केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोएनालीन सेम, जब रिंग के साथ NH2 हमारे पास जुड़ ही गया है तो रेजोनेंस तो होगी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बाहर कोई इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं होने वाले, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट बनेगा, तो चेक करना। सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या दे रखा था, इसमें एनालीन के बनते, चलो लेट्स राइट दी एनालीन। अब जब मैं एनालीन को लिखती हूँ ना बच्चे, जब भी एनालीन की प्रोटेक्शन करनी होती है, प्रोटेक्शन का मतलब तुम नहीं चाहते अब NH2 ग्रुप रिएक्ट करे, तो मैं क्या करूंगी, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको रिएक्ट करवाऊं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO, OCO, CH3 को एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है इधर, क्योंकि पोलर होता है ये बॉन्ड, कैसे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, या दूसरी तरफ से तोड़ लो तो ऐसे दिखेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चे अब हमारे पास क्या होगा, इधर से सबसे पहले देयर इज अ रिमूवल ऑफ एसिटिक एसिड, CH3CO OH बाहर निकल जाता है, और क्या होता है, NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है, अब ये नहीं रिएक्शन कर सकता, NH आ गया और साथ में क्या आ गया, COCH3, नाउ दिस इज प्रोटेक्टेड, अब ये नहीं रिएक्शन करेगा। अब क्या दे रखा था, ब्रोमीन, अब ये कैसा इफेक्ट दिखाता है, +R या -R, वो बताएगा ब्रोमीन कहाँ लगेगा। अब देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, इसके पास लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है, पाई सिस्टम के आगे अगर लोन पेयर वाला ग्रुप है तो ये +R इफेक्ट दिखाएगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हमारे पास +R इफेक्ट दिखाते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देगा। तो इस पूरे को ना मैं जी बोल रही हूँ, आई एम नेमिंग इट एज जी, और यहाँ आ गया Br, और इधर भी मैंने क्या लगा दिया, Br, एक बार पैरा पे Br और एक बार ऑर्थो में लगा दिया, दिस इज योर। अब बच्चे जब भी थर्ड स्टेप में क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, तो ये किसका काम करता है, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, दिस वाज डूइंग द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। H2SO4 और वाटर क्या करते हैं, डी प्रोटेक्शन कर देता है, इसका मतलब वापिस हमारे पास क्या रिमूव कर देगा, ये जो ग्रुप था ये NHCOCH3 वाला यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इसको किस में चेंज कर देगा, NH2 में चेंज कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे पास बनता है ना, दैट लुक्स लाइक दिस। फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, डी प्रोटेक्शन होके वो वापस NH2 में चेंज हो जाएगा और Br लग जाएगा, NH2, एंड हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br। तो दोनों केस पे हमारे पास क्या मिल रहा है, ब्रोमो एनालीन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। देखो अब अगला क्वेश्चन, द रिएजेंट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले बच्चे यहाँ एसीटोन नहीं आना चाहिए था, इधर एसिटोफिनोन आना चाहिए, यहाँ एक गड़बड़ थी क्वेश्चन में, इधर एसिटोफिनोन आना चाहिए था। अब एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, जब ये लगा होता है COCH3, इसको बोला जाता है एसिटोफिनोन। और किसको हमने करना है डिस्टिंग्विश, दैट इज योर एसिटाल्डिहाइड, दैट इज CH3COH। तो बच्चे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड यूज होता है, क्यों, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मिथाइल कीटोन्स के साथ। अब देख लो, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप था और दिस इज अ कीटोन RCOR, तो एसिटोफिनोन NaHSO3 के साथ रिएक्ट करेगा, पर एल्डिहाइड है ये, RCHO, दिस इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बच्चे हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देगा।
तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज गिवन। देखो, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे पास क्या दे रखा था? वी वर गिवन CH3CHO, एसिटाइल्डिहाइड दिया, एसिटाइल्डिहाइड, और साथ में क्या दे दिया? फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। जब भी बच्चे दो एल्डिहाइड दे रखा और साथ में बेस दे रखा हो और हीट की कंडीशन दे रखी हो, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, अब अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका पड़ोसी कार्बन, कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या होता है? देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसिएशन। अल्डोल कंडेंसिएशन होती तब है बच्चे जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अल्डोल कंडेंसिएशन का प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान होता है। देखो कैसे, जहां तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना, उसको ऐसे लिख दिया करो। आई हैव रिटन इट लाइक दिस, CH2। बस इसको, जो H2 था ना उसका, वो यहाँ लिख दिया। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका ऑक्सीजन इस H2 के सामने रख दो, और क्या कर दो बच्चे? रिमूव वाटर फ्रॉम हियर, यहाँ से वाटर हटा दो। तो क्या मिल जाएगा? यू विल बी गेटिंग HCO CH डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी फॉर्म। तो अल्डोल हमारे पास क्या है? अल्डोल कंडेंसिएशन का प्रोडक्ट बन गया। अब मुझे क्या दे रखा था? आई हैव बीन गिवन HCl। तो HCl का क्या काम है? अब देखो, जो HCl है वो टूटता है H प्लस और Cn माइनस में। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? कार्बोनिल जो होता है वो चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Cn इस पे अटैक करता है, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग? HCO माइनस H में चेंज हो जाएगा, साथ में इस पे Cn लग जाएगा और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा। अब क्या दे रखा है बच्चे? हमारे पास दे रखा था HCN के बाद हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H3O प्लस कब बनता है? जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, दैट इज योर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और बच्चे जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो ना, साइनाइड किस में चेंज हो जाता है? दैट चेंजेस टू एन एसिड। ये एसिड में चेंज हो जाता है और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, डबल बॉन्ड OH और COH दोनों प्रेजेंट होगा। अब तुम्हें एक चीज अभी इंपॉर्टेंट बताती हूँ। कभी भी बच्चे साइनाइड गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल RCN दे रखा है, दो चीजें मिल सकती है, या तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर मेरे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है ना, मतलब इतना पानी नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं टूटा, तो हमेशा क्या मिलता है? यू गेट एन अमाइड। इस केस में अमाइड मिलता है। और अगर हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ना सिर्फ तुम्हें क्या देगा? ऐसे देता है H3O प्लस, या क्या दे देगा? वाटर और H प्लस। तो हमेशा पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस होती है। तो साइनाइड की पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस पे तुम्हें एसिड मिलता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड मिलता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने कितने कर लिए? 10 क्वेश्चंस आर डन। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं बता देती हूँ उधर क्या हमारे पास बच्चे क्या गिवन था। CH3CH2OH वॉज गिवन, और साथ में दे रखा था फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। इसका काम ही क्या होता है? आयोडीन को बनाना। तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ से OH हट जाता है और क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा उसकी जगह? आयोडीन यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब किसके साथ रिएक्शन था? देयर वाज द रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? इंसर्शन करेगा कार्बन और आयोडीन के बीच में। सो वी विल बी गेटिंग CH3CH2 MgI विल बी फॉर्म। अब किसके साथ रिएक्शन है? HCHO के साथ हमारे पास क्या है? देयर इज द रिएक्शन। तो HCHO लुक्स लाइक दिस, HCOH। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन आता है, ग्रिग्नाज रिएजेंट का रिएक्शन किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होता है, तो कैसे होता है? देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जो भी कार्बन होगा ना, उस पे कार्बन वाला ग्रुप चिपका दो,
ये आ जाएगा HC, देयर विल बी CH2 CH3, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, हमें मिल रहा है CH2 CH3 CH2 CH2OH। तो क्या मिल रहा है, मेथड प्रोपेनोल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी अ 1 प्रोपेनोल विल बी फॉर्म। अब देखो, दैट इज योर 12th, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। तो क्या बोल रहा है कि 2 फिनाइल प्रोपीन बनाना। तो प्रोपीन इज 3 कार्बन वाला, दिस इज योर प्रोपीन। अब हमारे पास जब भी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होती है, मतलब पानी की एडिशन करनी है H+ की प्रेजेंस में, तो यहां हमेशा क्या बनता है बच्चे, कार्बोकटायन बनता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो अगर मैं कार्बोकटायन की बात करूं, यहाँ फॉर्म होगा, या दूसरे वे में तुम क्या बोल सकते हो कि वाटर की एडिशन है मार्कोनिकॉव्स रूल से करवा, क्या करो, डायरेक्ट मार्कोनिकॉव्स रूल लगा। तो मार्कोनिकॉव्स रूल बच्चे हमारे पास क्या बोलता है कि H+ किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, और OH- हमारे पास किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन। अब मेरे पास यहाँ प्रोपीन गिवन था ना, तो यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा। अब देख लो, डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करनी थी, किस के पास, कौन सा कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ये वाला। तो इसको क्या दे दोगे, इसको बच्चे जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको OH दे दो, तो यू विल बी गेटिंग दिस। यहाँ आ जाएगा CH को मिल जाएगा OH, और जो यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे इसके पास 2 हाइड्रोजन थे तो CH3 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 फिनाइल, दैट विल बी 2 फिनाइल मिथ इज प्रोपन 2O। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 फिनाइल 2 प्रोपेनोल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। अगला देखो, एक्राइलिक एसिड रिएक्ट्स विद HBr। अब एक्राइलिक एसिड किसको बोलते हैं बच्चे, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्राइलिक एसिड। अब जब हम एक्राइलिक एसिड की बात करते हैं, इधर एक CH2 और आएगा, देयर विल बी वन मोर CH2। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, दैट इज योर एक्राइलिक एसिड। अब रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HBr के साथ, तो सेम मार्कोनिकॉव रूल लगा लो। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, H+ किसके पास जाएगा, H+ उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, और जिसके पास, अच्छा, H+ किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास हमारे पास क्या होगा, मोर हाइड्रोजन, और हमारे पास Br- कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन अवेलेबल थे। तो ये क्या होगा, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH2COH, दिस इज योर एक्राइलिक एसिड ना, एक मिनट, एक्राइलिक एसिड का फॉर्मूला गलत लिखा, एक मिनट। देखो, अगर हम बात करें किसकी, एक्राइलिक एसिड की, तो एक्राइलिक एसिड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, यही होता है। तब देखो, हमारे पास क्या दे रखा था, HBr वॉज गिवन। अब यहाँ एडिशन कैसी होती है जरा चेक करो, हमारे पास डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो सकती है, रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो कैसे होगी, यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ चला जाएगा हमारे पास शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ क्या स्ट्रक्चर बनता है, CH2, अब इसकी नेगेटिविटी गई तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CO-, और ये बन जाएगा OH। अब बस तुमने HBr की एडिशन करवानी है, तो क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है उसको Br दे दो, CH2Br, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C OH एंड OH, ना Br उधर OH, और OH मिल जाएगा तुम्हारे पास। यस, दिस विल बी फॉर्म। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। Br किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगने वाला।
अब देखो 14th क्वेश्चन, दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा, और O2 कितने थे, 2, तो 2 मोल हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। 15 देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3+। तो एल्यूमिनियम में अपने 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 16 देखो, कॉपर वाटर 4 2+ आयन हमारे पास कैसा बनने वाला। तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर वाटर 4 2+, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जब मैं बात करती हूँ कॉपर की, जब भी कॉपर 2+ बच्चे हमारे पास क्या बनाता है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कैसा होता है, ये लो स्पिन होता है नेचर। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, दे आर स्क्वायर प्लेनर इन नेचर। तो कॉपर वाटर 4 2+ जो होता है ना, उसका हमारे पास कैसा होगा स्ट्रक्चर, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर इन नेचर। अगला देखो, विच सब्सटेंस विल कंडक्ट द करंट इन सॉलिड स्टेट। डायमंड नहीं करता, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करते। ग्रेफाइट के केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो काफी जगह होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए। और अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन भी हमारे पास करंट कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। दिस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड भी कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों कर नहीं करेगा, रीजन बीइंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, किसमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बिटवीन Na+ और Cl-, तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, ग्रेफाइट ही है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखो फेस सेंटर क्यूबिक में कितने हमारे पास, नियरेस्ट नेबर है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो बीसीसी ये याद रखना है, पूछ सकता है किसी के बारे में भी। बीसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का, सिंपल क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, फेस सेंटर के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑफ 12। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 19th क्वेश्चन, at same temperature and pressure which of the following gas will have highest kinetic energy per mole। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसके हो। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, गैस पे नहीं डिपेंड करता, पर इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। अब ये बोल रहे सेम टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है सबकी काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। 20 देखो, if 20 ग्राम of nephtholic acid is dissolved in 50 ग्राम of benzene, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 2 केल्विन का, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ये कहां से है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता रहे 2 केल्विन, आई वैल्यू निकालनी है, के वैल्यू गिवन है 1.72। अब मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेप्थोलिक एसिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बेंजीन, जो है वो हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में, दैट इज योर मोलालिटी। तो देख लो क्या आ जाएगा मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट कितना दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स निकलता है गिवन वेट 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसका 172 आएगा। तो आ जाएगा 20 बाय 172। बेंजीन का मास 50 है पर ग्राम में दे रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई इट विद 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। अगला देखो, ऑस्मोसिस फिनोमिना की बात हो रही है कि हमारे पास ऑस्मोसिस फिनोमिना में क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में हमेशा क्या होता है बच्चे, देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
जो कुछ कुछ चीजों को अपने से पास होने देता है। तो अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये क्या करेगा, हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 21 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, इन द फॉलोइंग गैसियस इक्वेशन a प्लस टू बी गिव सी, दे रखा है a प्लस टू बी सी दे रहा है, प्लस हीट, हीट बाहर को निकल रही है, इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना हमारे पास, लो टेम्परेचर फेवर करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर तो होगा, तो लो टेम्परेचर बी और सी ऑप्शन में दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ एक मोल है और लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ तुम चाहते हो रिएक्शन जाए, तो प्रेशर क्या रखते हो, हाई, कि हाई प्रेशर लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन को मूव कराएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। 23rd देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर। तो बच्चे जब भी बफर की बात करें ना, दो टाइप के बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक के केस में हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए किसके साथ, सॉल्ट ऑफ उसी वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड का होना बहुत जरूरी होता है फॉर एसिडिक बफर। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, क्या होना चाहिए, वीक बेस प्लस सॉल्ट किसका, उसी वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड। बफर वाले क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछता है इनफैक्ट। तो देखो NaOH देखने से पता लग गया भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो नहीं देगा बफर। NaOH फिर आ गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बफर नहीं बनाएगा। अब K2SO4 और H2SO4 देखा है, H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये भी बफर नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि NH4OH वीक बेस होता है, NH4Cl क्या है, देखो NH4OH का ही अगर मैं रिएक्शन HCl के साथ करवा दूं तो NH4Cl बनता है। सो डी इज योर बफर। अगला देखो 24th, क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज the correct relationship between free energy chain, that is your delta G naught। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट लिखते हैं, ऊपर लगाते हैं नॉट, और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला पूछा है एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम कब होती है। तो इसके लिए ना बच्चे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर, दी टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी जो होती है, एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, एक्टिविटी इज मैक्सिमम। तो एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, तो एक टेम्परेचर रेंज होती है 298 केल्विन से 310 केल्विन। अब ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कौन से केस में होगी, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 310 केल्विन है, उसके बाद ये हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी दिखती ही नहीं है, एंजाइम एक्टिविटी बंद हो जाती है दिखना। इनफैक्ट पीएच कंडीशन क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है पीएच 7 में। तो कुछ भी पूछ सकता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आए। 26 देखो, सबसे पहले पेपर में ये जब क्वेश्चन आता है ना, इसमें ग्रेस मार्क्स मिला था, क्यों, या वाई स्क्वायर लिखा, या वाई स्क्वायर नहीं आना था, यहाँ हाफ आना था। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2, ये आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, मॉलिक्यूलरिटी की, तो मॉलिक्यूलरिटी बच्चे हमारे पास क्या आएगी, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का, तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 and 1.5। देखो 27th क्वेश्चन, when excess of electrolyte is added to a colloid it। अब दो प्रोसेसेस होने दो जो तुमने याद रखने, अगर प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो P फॉर प्रेसिपिटेट, P फॉर पेप्टाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट में जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ना, उसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं, और पेप्टाइजेशन से हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है।
इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, इफ आई टॉक अबाउट द अदर फिनोमेना, अगर तुम कोलॉइडल सॉल्यूशन में, उल्टा होता है बिल्कुल, कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मिल जाता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो प्रेसिपिटेट में अगर डाला इलेक्ट्रोलाइट तो पेप्टाइजेशन, और अगर उल्टा करे कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाले तो क्या होता है, उसको कोएगुलेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो जो थोड़े अमाउंट में हो रहा है, जिसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस है जिसपे हो रही है, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारा चारकोल कैसे बिहेव करेगा, एज एन एडजॉर्बेंट। 29 देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है, रिड्यूसिंग पावर बताना। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होती है बच्चे, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होती है जिसकी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट होगी। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम -3.03 है, तो y की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, और एक ही ऑप्शन में y की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा दे रखी है, उसके बाद z आता, फिर आता x। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट शो अ वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो बच्चे इंफ्रारेड एक्टिव, आईआर एक्टिव कौन से होते हैं, आईआर एक्टिव वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो चेंज इन डायपोल मूवमेंट दिखाते हैं, चेंज इन डायपोल मूवमेंट शो करते हैं, वो आईआर एक्टिव होता है। अब आईआर इनएक्टिव कौन से होते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा आसान सी चीज है, आईआर इनएक्टिव कौन से होते हैं, जो भी हमारे पास कौन होंगे, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो कैसे होते हैं, वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। होमोडायटोमिक का मतलब जैसे दो एटम जिसमें बिल्कुल सेम हो, जैसे H2, दोनों एटम सेम है ना, तो ये कैसा होगा, दिस विल बी वाइब्रेशनल इंफ्रारेड, जो होगा वो इनएक्टिव होगा। अगला देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हीट ट्रैप कर लेती है, दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखो 32, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय वाटर, डिफॉरेस्टेशन, इंटेंसिव फार्मिंग, तीनों से होता है। अब अगला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस इज बेस्ट डन बाय। तो बच्चे सबसे बढ़िया एक्टिवेशन न्यूट्रॉन बीम से करी जाती है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन बीम ना लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है, बीम ट्रैवल्स लार्ज डिस्टेंस, और क्या होती है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग होती है, दिस इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 34, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बच्चे बियर्स लैम्बर्ट लॉ किसके बारे में बताता है, एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है। एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट रहता है कॉफिशिएंट। सी क्या होता है, सी इज योर कंसंट्रेशन, और एल क्या होता है, दैट इज योर पाथवे। अब जब हम बात करें किसके लिए, एब्जॉर्बेंस के लिए, तो बच्चे एब्जॉर्बेंस जब भी हमारे पास कोई क्यूवेट ली जाती है, इधर क्यूवेट लेते हैं, उस पर अगर हम लाइट पास करें तो क्या बोला जाता है, कंडीशन होती है कि ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो, लेस होनी चाहिए। तो इन सभी में से सबसे कम कंसंट्रेशन जिसमें है ना, उसमें एब्जॉर्बेंस सबसे बढ़िया होगी। तो लो कंसंट्रेशन में बढ़िया एब्जॉर्बेंस होती है, दैट इज एट 10 रेज़ टू द पावर -4 मोलर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है, ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू। अब मायोग्लोबिन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्या करता है, ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड किससे होता है? मायोग्लोबिन से होता है, क्योंकि जहां स्टोर होती है चीज उधर ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दे रखा है? द CFSC कॉम्प्लेक्स निकालना है K4FeCN6 के। अब देखो K4FeCN6, अब इसमें सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, तो यहां से क्या आएगा? 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2 का। आयरन +2 में D6 सिस्टम होता है। अब साइनाइड दे रखा था, साइनाइड क्या देता है? लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो पेयरिंग करेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जरा चेक करना। तो इस केस पे हमारे पास 6 साइनाइड थे, ऑक्टाइड्रल केस था ना, तो ये आगे 3 लेवल नीचे 2 लेवल ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। नीचे वाली एनर्जी कितनी होती है? 4 DQ के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 DQ, दैट विल बी 6 4 24 DQ विल बी योर आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दे रखा है? इन ट्राइंगुलर क्लस्टर ऑफ रुथेनियम का एक क्लस्टर दे रखा है Ru3CO12। इसके बारे में चीजें बताइए। 2 रुथेनियम बॉन्ड्स एंड आल्सो 4 CO लिगेंड्स आर प्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए था, तभी तुम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते। तो ट्राइंगुलर क्लस्टर Ru3CO12 दे रखा है, मतलब रुथेनियम थे 3। बोला सबसे पहले यहाँ ये सारे एक दूसरे से बॉन्डेड, 2 ruthenium bonds and also 4 CO ligands are bonded, सभी के साथ 4 CO ligands bonded है। यस yes. अब क्या बोल रहा है? हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है रुथेनियम सेंटर का। तो कोई भी ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, तो रुथेनियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया कितने? 44। CO कितने कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 2 4 2 6 2 8। जो हमारे पास टर्मिनल CO है, टर्मिनल मतलब जो ये कोने में है, वो 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और हमारे पास यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड में एक दो, टोटल 2 बॉन्ड होंगे, इस रुथेनियम का एक होगा, यहाँ भी इस रुथेनियम का एक होगा। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 54। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम यूरेनियम O2 CH3CO3। अब जो एसीटेट आयन होता है ना, वो बच्चे कैसा होता है? दैट इज बायोडेंटेट। वो होता है बायोडेंटेट। क्यों होता है बायोडेंटेट? क्योंकि यहाँ से भी डोनेशन कर सकता है, इस पोजीशन से भी डोनेशन कर सकता है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल कितने थे? ये 3। तो इसने कितने बनाए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन 2 थे, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 + 2 दैट इज 8। 8 टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 6 + 2 that will be 8 coordinate bond will be formed। तो coordination number 8 का हो जाए। 39 देखो, CO3 plus was reacted with excess fluoride ion, it is expect to form। अब ये याद रखने वाली चीजें है। कोबाल्ट +3 बच्चे हमेशा क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का दिखाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का था, 4 फ्लोरीन सराउंडेड थे, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 5 फ्लोरीन सराउंडेड थे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस केस में 8 फ्लोरीन सराउंडेड थे, ये भी नहीं आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 फ्लोरीन थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आया। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है। देखो x-6 इज इक्वल टू कितना है? -3। तो ये कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, बेयर प्रोसेस किसकी एक्सट्रैक्शन में यूज होता है बच्चे? तो बेयर प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होता है? CSO4.5H2O। मिलता कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब जिप्सम को ना CSO4.2H2O, दैट इज टर्म्ड एज योर जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? CSO4.5H2O एंड दिस इज योर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्या है? ओजोन इन द अपर एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब।
ओजोन होती कहाँ है बच्चे? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में तुम्हारी ओजोन प्रेजेंट होती है और क्या करती है? ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। केमिकल फॉर्मूला फॉस्जीन का, सबसे पहले फॉस्जीन क्या है? पॉइजनस गैस होती है। और ये पॉइजनस गैस कब बनती है? जब भी क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन हो जाती है। CH Cl3 में अगर ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो ये फॉस्जीन प्लस साथ में क्या दे देती है? वाटर। एंड फॉस्जीन इज वेरी पॉइजनस। तभी अब हम क्लोरोफॉर्म को कैसे नहीं यूज करते हैं? बेहोशी के लिए यूज नहीं करते, इंसान मर भी सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, COCl2 इज द फॉर्मूला फॉर फॉस्जीन। आगे देखो, आयर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू शो, पानी होता है ये OH2। अब पानी देखो, एक सिंगल लाइन में मैं ड्रॉ नहीं कर सकती थी, तो ये कैसा होता है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के लिए हम कैसे निकालते हैं बच्चे? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज 3n-6 से निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? 3n-6। एन कितना है? 1 2 3, एन वैल्यू इज 3, तो 3 × 3 - 6, तो कितना? अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा? 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3। और ये तीनों की तीन क्या होती है बच्चे? IR एक्टिव होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 IR बैंड हमें देखने को मिलेंगे। 45 देखो, द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज दिस। इसमें बताना है कि मेरे पास कौन सी ट्रांजिशन होती है। तो ऑक्सीजन के पास बच्चे लोन पेयर है और एक पाई बॉन्ड भी है, तो एक तो ट्रांजिशन होगी पाई से पाई स्टार। जब भी लोन पेयर प्रेजेंट है, एक ट्रांजिशन होगी एन से पाई स्टार। तो करेक्ट आंसर इज एन से पाई स्टार एंड पाई से पाई स्टार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथेनॉल इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम, हमारे पास डबलेट मिला है, दिस इज डबलेट। अब बच्चे डबलेट के ये इन दोनों पीक्स के बीच में जो ये गैप होता है उसको हम जे बोलते हैं, दैट इज योर कपलिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। अब कपलिंग कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालनी, जे क्या आ जाएगा? एक की वैल्यू 3.9 ppm थी और एक की वैल्यू थी 3.5 ppm। तो आंसर कितना आ जाता? 0.4 ppm आ गया। अब ये तो ppm में है, आंसर तो हर्ट्ज में करना है चेंज। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है? ppm इज इक्वल टू हर्ट्ज बाय मेगा हर्ट्ज, ये कन्वर्जन होती है। तो कर लो अब चेंज। ppm वैल्यू पता है 0.4, हर्ट्ज वैल्यू निकालनी है, मेगा हर्ट्ज दे रखी है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, द रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल एसिटाइलीन प्रोवाइड सिस 1,2 डाइफिनाइल इथीन। हो क्या रहा है देखो, एसिटाइलिन दैट इज योर एल्काइन किस में चेंज हो रहा है? एल्कीन में चेंज हो रहा है। जब भी एल्काइन एल्कीन में चेंज हो और तुम्हें सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम किसको यूज करते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज करा जाता है। तो डायरेक्ट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी, सिस से ही पता लग गया था लिंडलार्स लेना है। अगर मेरे पास बाय चांस ट्रांस एल्कीन बनती, तो किसको लिया जाता है बच्चे? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। तो अगर सिस फॉर्म चाहिए एल्कीन की, तो क्या करोगे? लिंडलास कैटलिस्ट लोगे। ट्रांसफॉर्म चाहिए तो क्या लोगे? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अगला देखो, ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ट्रांस डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब CC। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है दो OH लगे पर स्टीरियो डिफरेंट है। अरे अगर एक डार्क में है ना OH, दूसरा डैश में होगा OH, दिस इज योर ट्रांस। सिस किसको बोलते? सिस हम इसको बोलते अगर हमारे पास स्टीरियो सेम रहती, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता, दोनों डार्क में होते अगर OH, या दोनों डैश में होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दिस इज योर सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो जब भी हमारे पास सिस प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, सिस के लिए हम किसको यूज करते हैं? हम OSO4 ऑस्मेट और KMNO4 दोनों ही सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। बट अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन की, वो कौन करवाता है? तो जरा ये बता देती हूँ। देखो, जब भी हम इस केस में क्या करते हैं, ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन के केस, तो ट्रांस डाइहाइड्रोक्सिलेशन के केस में जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर एल्कीन,
सबसे पहले इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? इट इज रिएक्टेड विद MCPBA। MCPBA। अब MCPBA क्या होता है? दैट इज साइक्लो, हमारे पास पर बेंजोइक एसिड या मेटा। अच्छा ये बता देती हूँ MCPBA की फुल फॉर्म, दैट इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड जब हम ये लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इपॉक्साइड बनता है। इपॉक्साइड ये होता है, दिस इज योर इपॉक्साइड, ये होता है इपॉक्साइड। अब हमारे पास क्या करता है, जैसे तुम पानी डालते हो ना, क्या होता है यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या होता है OH OH हमारे पास लग जाते हैं। कैसे? ऐसे सी, एक में अगर OH ऊपर, दूसरे में OH कहाँ जाता है? नीचे वाली तरफ, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगला देखो, द रिलेटिव रिएक्टिविटी किसकी? ऑफ बेंजीन, एनालीन, टोलीन एंड नाइट्रोबेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो जो तुम्हारे पास रिंग होगी, रिंग कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना, तभी हमारे पास क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक। अब चेक करना कौन कौन दे रखा है? एनालीन, टोलीन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजीन। एनालीन के केस में NH2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या दिखाती है? प्लस आर इफेक्ट। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। टोलीन की अगर मैं बात करूं, टोलीन भी इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद कौन है? नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन। बच्चे जब मैं नाइट्रोबेंजीन की बात करती हूँ ना, नाइट्रोबेंजीन के केस में NO2 क्या दिखाते हैं? माइनस आर इफेक्ट। और अगर माइनस आर इफेक्ट हमें दिख रहा है ना, तो माइनस आर इफेक्ट बच्चे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन के केस में तो इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो जहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा है, उससे तो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले एनालीन, फिर टोलीन, फिर बेंजीन, और उसके बाद कौन सा आएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो पहली चीज, जो फिनोल होते हैं ना, फिनोल एसिडिक होते हैं नेचर में। फिनोल मतलब जिनके साथ ये लगा होता है, ये एसिडिक होता है। और अगर ये एसिडिक है तो ये बेस के साथ तो रिएक्शन देंगे। इसे बोला था इनसॉल्युबल है बेस में। तो जहां बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है वो आंसर नहीं हो सकता। तब मुझे आंसर सी या डी या बी से डिसाइड करना। अब बोला हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो जब भी AgNO3 बचे, अगर कहीं से Br मिलता है ना, मान लो ये ले लिया RBr, तो ये क्या देता है? AgBr के प्रेसिपिटेट देता है। मतलब इससे बोलना क्या चाहता है कि ब्रोमीन कहाँ से इजिली रिमूव होता है। तो ब्रोमीन कहाँ से इजिली रिमूव होगा वो चेक करना है। आप देखो यहाँ ब्रोमीन, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ये वाला। अब इनको देखो, ये दो ऑप्शन जो गिवन बच्चे, इस केस में हमारे पास क्या है? ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, ये रेजोनेंस कर देंगे रिंग के साथ। और अगर रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे तो कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, और अगर डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ब्रोमीन यहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। यहां से ब्रोमीन कैन नॉट बी रिमूव। इधर CH2 ग्रुप है, रेजोनेंस हो नहीं रही, सिंगल बॉन्ड है, फटाफट यहां से टूट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये तुम्हारा 2016 वाला एग्जाम होता है सॉल्व।